बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बेटे, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक 2026 से 2027 की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटे, इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं बल्कि उर्दू मीडियम केमिस्ट्री के भी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बेटे, इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो आपको केमिस्ट्री इतनी आसान अल्फाज में समझाई जाएगी कि इसके बाद आपको कभी भी केमिस्ट्री की बुक मुश्किल नहीं लगेगी। तो चलें आए हम जो है इस बुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर बेटे 1 है, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने इन तमाम एसएलओज को कवर करना है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को आपने ग्रैब करने की, समझने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान आपके लिए हर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की खसूसियात को, कंपोजिशन मतलब कि वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। कंपोजिशन का वर्ड अक्सर बच्चों को जो है ना वो कंफ्यूज करता है कि कंपोजिशन का वर्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन की बात करते हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पास एक चाय का कप है। ठीक है, एक चाय का कप है। इस चाय के कप की क्या कंपोजिशन है, आप मुझे ये बताएं। हम कहते हैं कि इस चाय के अंदर हमारे पास मिल्क मौजूद है, दूध है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमने टी पाउडर डाला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हम इसके अंदर क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने शुगर डाली है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने से हमारे पास चाय बनती है। ठीक है, तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री जो है और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस कहते हैं किसी भी चीज की खालस, किसी भी मादे की खालस हालत को कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो हमें ये समझ आया कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम खसूसियात को, किसी भी शय की खसूसियात को, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और और उस सब्सटेंस की के स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर एटम की अरेंजमेंट कैसी है। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम की, किसी भी एटम की जो तरतीब होती है, उसकी जो तरतीब होती है बेटे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा बेटे कि दूध जो है वो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि लोहे को जंग लग जाता है। ये सारी चीजें जो हैं इनको हम केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री की ब्रांच में ही हम इसको डील करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है इसके अंदर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी देखते हैं। क्या, कैसे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए उस आइस को क्या करती हूँ, बाहर रखती हूँ। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो पानी के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? पानी के अंदर, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो पहले हमने जब बर्फ बनाई थी, कैसे बनाई थी? हमने क्या किया था कि हमने एक कंटेनर के अंदर क्या किया था, एक कंटेनर के अंदर हमने पानी को फिल किया। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, फ्रिज के अंदर रख दिया। तो थोड़ी देर बाद वो आइस में चेंज हो गया और जब आइस को हमने फ्रिज से बाहर निकाला तो वो पानी के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आइस जो थी, पानी से आइस बनी थी, तो क्या हुआ, उसके अंदर पानी जो था वो बदल गया था? नहीं, पानी वही रहा था। ठीक है, सिर्फ उसकी शेप बदल गई थी, फिर सिर्फ उसकी स्टेट, हालत बदल गई थी। फिर उसके बाद जब दोबारा हमने उसको दोबारा वो उसको बाहर रखा तो दोबारा वो क्या हुआ, वो पानी में तब्दील हो गया। तो ऐसे चेंजेस जो कि दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ सकते हैं बेटे, उनको जो है वो हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। उनको हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब हम जो है बेटे, हमने फिजिकल चेंज को पढ़ लिया। जो नेक्स्ट चेंज हमने पढ़ना है वो है केमिकल चेंज।
केमिकल चेंज बेटे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मैं उस पेपर को क्या करती हूँ, जला देती हूँ, उसको जलाती हूँ। जब मैं जलाती हूँ तो वो पेपर जो होता है वो किस में, ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या इस राख से मैं दोबारा पेपर बना सकती हूँ? जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो ऐसे चेंजेस जो कि हम दोबारा, जिनको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, पीछे की तरफ नहीं, उससे ओरिजिनल चीज़ नहीं बना सकते, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। बेटे आपने इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बच्चों को कंफर्म नहीं होती, और बच्चे जो होते हैं इन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, बस रट्टा लगा लेते हैं। तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के दरमियान में जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटे अब हम क्या करते हैं, अब ये हमने जो है क्या है, व्हाट इज द, ये जो व्हाट इज केमिस्ट्री थी, इसकी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, ठीक है। इसके अंदर ये था कि इसके अंदर हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो भी किसी भी मैटर के अंदर अकर हो रहे हैं, वकू पजीर होते हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि मैटर को क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वेट हो और वो जगह घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और लॉज और प्रिंसिपल, लॉज कानून को कहते हैं, प्रिंसिपल वो असूल जो कि कंट्रोल, गवर्न मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं इन चेंजेस को। तो बेटे हमने इधर से लेकर इतना पढ़ा कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की खसूसियात को, उसके तरकीब को और उसके अंदर एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से है उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं और कौन से लॉज और प्रिंसिपल हैं जो कि इन तब्दीलियों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। गवर्न का मतलब जो होता है कंट्रोल करना होता है। बेटे आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे आपने सिर्फ यहाँ तक करना है। उसके बाद बेटे आगे उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मालूम करना। अगर हम किसी चीज़ की कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको चाय की एग्जांपल दी थी, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर परसेंटेज को फाइंड करते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। ये आपने याद नहीं करना, ये सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि अगर MCQ आता है तो आप उसको सोल्व कर सको। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। उसके अलावा बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में भी ब्रॉट अबाउट बाय द एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एनर्जी को जज़ब करना और एवोल्यूशन का मतलब होता है एनर्जी को खारिज करना। अब कहते हैं जितने भी आपने फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, इनके अंदर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इनके अंदर से इवॉल्व होती है। आई होप आपको केमिस्ट्री की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटे अब हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड ही क्यों करते हैं। जैसे बेटे आपको पता है कि मेन जो साइंस है, मेन जो ब्रांच है, वो मेन ब्रांचेस से पहले जो चीज आती है वो आती है हमारे पास साइंस। अब साइंस के अंदर जो है हम फिजिक्स को लेकर आते हैं, फिर हम बेटे इसके अंदर केमिस्ट्री को लेकर आते हैं, फिर हम इसके अंदर बायोलॉजी को लेकर आते हैं। ये है सारी साइंस ही, लेकिन हमने इसको डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बेटे इस साइंस के अंदर हम इन तमाम सब्जेक्ट को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हर ब्रांच की अपनी अपनी जो है ना वो पेचीदगियां हैं। जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर की बात करते हो, आप देखते हो कि हार्ट का डॉक्टर, दिल का डॉक्टर और होता है, ठीक है। उसके अलावा दिमाग का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर जो होता है वो और होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हर चीज़ का अलग अलग डॉक्टर होता है। कहते हैं हम सबको डॉक्टर हैं, लेकिन हर डॉक्टर का काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ब्रेन का डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। कभी ऐसा सुना है कि ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जाकर हार्ट के किसी की हार्ट की सर्जरी की हो? तो इसी तरीके से बेटे किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए, उसकी डीपनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को मजीद डिवाइड करते हैं। इसीलिए हमने साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड किया। अब बेटे आगे अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पेचीदगियां हैं, इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम इसको एक फॉर्म के अंदर सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमने केमिस्ट्री को भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर बेटे यही लिखा हुआ है, इसकी आपने एक भी लाइन स्किप नहीं करनी। ये आपके एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 है। इसमें ये लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द वाइडली मतलब वसी
स्प्रेड फैले हुए कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और कंसंट्रेट गौर करने के लिए उसके मखसूस एस्पेक्ट्स के ऊपर केमिस्ट्री को हम जो है बहुत सी डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर बेटे बात बताई कि केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसके हर पहलू पे मज़ीद अच्छे तरीके से गौर करने के लिए हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है बेटे, यहाँ पर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं, उसके आपने कोई से 3 रीज़न देने हैं। तो बेटे उसका जो आंसर है ये आपका है, ये आपने सारा करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, एरियाज ऑफ स्टडीज। अब इस ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और साइंटिस्ट जब इसको स्टडी करते हैं तो उन्हें ये मौका मिलता है, वो फोकस कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा गौर फिक्र करने के लिए, और जब वो उसके ऊपर ज्यादा गौर फिक्र करते हैं तो वो अचीव कर लेते हैं, हासिल करते हैं बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज को और बहुत सारी नई एडवांसमेंट को, ठीक है बेटे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब केमिस्ट्री को हमने कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया, सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम 1 बाय 1 इन सबको बेटे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती है बेटे फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मोलेकुलर लेवल। जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये इन्वेस्टिगेट करती है। आपने देखा है जैसे पुलिस होती है किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगाती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी क्या इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई भी शय, मैंने आपको पहले भी बताया सब्सटेंस का मतलब किसी भी चीज़ की प्योर फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। कोई भी शय एटॉमिक लेवल पर और मोलिकुलर लेवल पर कैसे बिहेव कर रही है। इसकी बेटा मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ, आपको इस चीज़ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्लोरीन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जो क्लोरीन है ना बेटे, ये पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के इस क्लोरीन की ये खासियत है कि अगर हम इसको बेटे सांस के जरिए इनहेल कर लेते हैं ना, तो ये गैस क्या करती है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना उनको डैमेज कर देती है। लेकिन अगर ये इसकी ये खासियत है कि ये अकेले लेवल पे ऐसे बिहेव करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सोडियम है ये जो है वो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये सोडियम मेटल जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलने से पहले एटॉमिक लेवल पे कोई और थी, इसकी कोई और थी, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होती हैं तो इनके कंबाइन होने से हमारे पास NaCl बनता है। NaCl क्या होता है, इसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। ये क्या है हमारे पास बेटे, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है, खाने का, टेबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, खाने के नमक को हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। अब आप सब रोजाना खाने में नमक को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये जो नमक है आपके लंग्स को डैमेज करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तो जब कोई चीज अकेली होती है एटॉमिक लेवल पर, ये देखें जब ये अकेला एटम था तो इसका बिहेवियर कुछ और था, जब ये भी एटम था तो इसका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो गए, इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया NaCl नाम का, तो इनका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। तो यही हमारी यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कोई भी चीज़ एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल पर किस तरीके से बिहेव करती है। इसमें आपने बेटे सबसे पहले बस यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं तो आपका इनफ हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद हम इसकी मजीद भी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये हमें मजीद वाज़ेह एक्सप्लेनेशन तफसील बयान करती है दैट हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, कैसे बुनियादी तबई और जो फिजिकल लॉज हैं वो गवर्न कंट्रोल कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड को। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद बेटे हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को भी ये प्रिडिक्ट भी कर सकती है और तब्दील भी कर सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी तेजी से या कितनी स्लोली हो रहा है उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
and thus optimize or the condition to carry out the reaction on industrial scale। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, एस्टिमेट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी भी रिएक्शन के रेट के अंदर और कौन सी बेस्ट कंडीशंस हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम अपने रिएक्शन को बेहतरीन तरीके से सनती लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं और अपना डिज़ायर्ड जो रिजल्ट है उसको हासिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक कर लेना है, बाकी आप ये ना भी करें तो ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ तक करना है और इसकी आपने हेडिंग देनी है स्कोप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आई होप आपको बेटे ये समझ आ गई होगी। अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा और आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो हमें रीजनिंग प्रोवाइड करता है, किसी भी चीज़ की रीजनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ के आंसर जो है वो सारे के सारे हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि जो बर्फ़ है जब उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास थी बर्फ़, मैंने बर्फ़ को जब फ्रिज से बाहर निकाला तो वो किस में चेंज होगी, वो पानी के अंदर चेंज होगी। अब फिजिकल केमिस्ट्री देखेगी कि ये बर्फ जो है वो पानी के अंदर कैसे चेंज हुई है, ये जो है वो कैसे चेंज हुई, इसने हाउ का आंसर लिया, और जब ये चेंज हुई तो इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई। तो व्हेन, हाउ और व्हाट के या वाई के जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट बेटे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन एलिमेंट और उन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, उन एलिमेंट और उन कंपाउंड की सिंथेसिस को, तैयारी को, उनकी तरकीब को, मतलब वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उनकी खसूसियात को, उनके अंदर एटम की अरेंजमेंट को चेक करते हैं, जिनके पास या तो कार्बन होता ही नहीं है या फिर जो है बहुत लिटिल अमाउंट कार्बन की मौजूद होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम ये बात करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटे यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर भी इम्पोर्टेंस, इधर या तो हेडिंग आपने इम्पोर्टेंस की दे लेनी है या आपने इसके अंदर स्कोप की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हेडिंग देकर करना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। खादों के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसकी, यूरिया की। आपने अक्सर देखा होगा कि फसलों के अंदर हम क्या करते हैं, यूरिया को डालते हैं, खाद को डालते हैं जिससे फसलें अच्छे से ग्रो करती हैं। फिर मेडिसिन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, उसके अलावा कैटलिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपने कैटलिस्ट की एग्जांपल समझनी है। कैटलिस्ट क्या होता है बेटे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिएक्शन को तेज़ कर देती है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को तेज़ करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट करते हैं। उसके बाद पिगमेंट आ जाता है बेटे। पिगमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ को रंग दे रही है, ठीक है, उसको हम पिगमेंट कहते हैं। रंग देने वाली चीज को हम पिगमेंट कहते हैं। कोटिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज के ऊपर एक तय लगा देते हैं उसको महफूज करने के लिए, किसी भी चीज को महफूज करने के लिए उसके ऊपर जो तय लगा देते हैं उसको हम कोटिंग कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन एलिमेंट और कंपाउंड की तैयारी को, तरकीब को और एटम के स्ट्रक्चर को और खसूसियात को डिस्कस करते हैं जिनके अंदर या तो कार्बन होता ही नहीं है या फिर नहीं होता। इसको पहले यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, देन आपने क्या करना है, यहाँ से आपने स्टार्ट करके यहाँ तक कर लेना है। इसको हम खादों के अंदर, मेडिसिन के अंदर, कैटलिस्ट, पिगमेंट, कोटिंग और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर जो है वो बोर्ड में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को डील करते हैं जिनके अंदर या तो कार्बन होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चले आए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। ये उनके साथ डील करते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं मौजूद होता, और ये उनके साथ डील करते हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब बेटे, डेरिवेटिव का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी चीज से किसी को हासिल किया जाता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है।
अदर देन इट सिंपल सॉर्ट लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड। अब इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कार्बन के कंपाउंड को डील करते हैं। इसके अंदर हम कार्बन के कंपाउंड को डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेटे घर में जो गैस यूज करते हो उसका नाम होता है मीथेन। बेटे ये मीथेन गैस होती है। अब आप इसके अंदर देखो, इसको खोल के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, CH4। तो इसके अंदर बेटे आपको कार्बन नजर आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड जिन जिन चीजों के अंदर भी कार्बन मौजूद होगा उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। उसके अलावा बुक के अंदर उसने जो नेक्स्ट चीज डिस्कस की है वो उसने कहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं, जिसके अंदर बेटे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एटम मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपके सामने ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है मीथेन की, तो बताएं बेटे क्या इसके पास कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, तो क्या हम इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? बिल्कुल हम इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। उसके अलावा बात की जाती है कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स की एग्जाम्पल वो भी इसी के अंदर आते हैं। कार्बोनेट बेटे क्या होते हैं, आपने इन सारी चीजों को कॉपी पेंसिल लेकर इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को नोट करना है। यहीं से आपकी बेस जो होगी वो स्ट्रांग होगी। आप याद तो कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कार्बोनेट होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटे इसके बाद हम कार्बोनेट की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं बेटे, जैसे कि आपने देखा होगा ना कैल्शियम कार्बोनेट की अक्सर वर्ड सुना होगा, चाक या फिर चूने का पत्थर सुना है ना आपने बेटे, ये कार्बोनेट की एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको एक और होती है चीज, बाई कार्बोनेट होती है। ठीक है, बाई कार्बोनेट में आप देख लेते हो बेटे, जैसे कि आपके घर में जो बेकिंग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा होता है जिससे आप केक वगैरह या कोई भी बेकरी के आइटम्स बनाते हो। ठीक है, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। उसके अलावा कार्बाइड की बात आ जाती है, तो कार्बाइड क्या होते हैं, आप बेटे जो कार्बाइड होते हैं उसको Ca, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बेटे, आजकल आर्टिफिशियल वे में फ्रूट्स को आपने देखा है ना कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको जो फ्रूट सेलर होते हैं ना वो वक्त से पहले पका लेते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स को जो है ना टाइम से पहले पकाने के लिए जो है वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मसनूई तरीके से जब हम फ्रूट्स को पकाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे फ्रूट को जब हम खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है, वैसे क्या होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी फल है ना बेटे, तो उस फल को बेटे पकने के लिए अल्लाह ताला ने उस फल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल की एग्जांपल लेते हैं, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने इथाइलिन नाम की एक चीज मौजूद होती है। वो जो क्या करती है, इस फल को पकने में मदद देती है। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बाइड फिर ये फल को कैसे पकाता है बेटे, जो कैल्शियम कार्बाइड है ना जब ये नमी के साथ कांटेक्ट में आता है ना तो ये इथाइलिन में चेंज हो जाता है और इस तरह ये आर्टिफिशियल वे में किसी भी फल को पकाता है। तो अगर आपको पता हो कि किसी भी फल को हमने कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड से पकाया तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उस फ्रूट को खाना नहीं है, क्योंकि बेटे उससे आपकी जो हेल्थ हैजर्डियस कंडीशन है वो जो है वो इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हमारे पास ये सारे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, कार्बोनेट क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बाइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्साइड में जैसे कि आप देख लो आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, आयरन को जब लोहे को जब जंग लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपने अब क्या करना है बेटे, इसके अंदर सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और उसके बाद आपने in this branch we study the structure, formation, properties, composition and the reaction of carbon containing compound। आप इसमें दो तरह की डेफिनेशंस बन रही हैं। आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन कर ले यहाँ से यहाँ तक, अगर ये वाला आपने यही नहीं करना तो बेटे अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर लेते हैं तो भी आपकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपको इन दोनों में से जो इजी लगती है आप उसको करें। अगर आप मेरी तरफ से पूछेंगी तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक करें। इसके अंदर उन्होंने एक समरी की फॉर्म में बताया हुआ है कि इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को, फॉर्मेशन को, प्रॉपर्टीज को किन चीज से मिलकर बनी है और रिएक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन वो एलिमेंट जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है उनके किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं। और ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। एसेंशियल का मतलब होता है बेटे जरूरी,
तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि ज़िंदगी की हर फॉर्म में मौजूद होते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बेटे हम चलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिनाज दैट अकर इन दिस प्लैनेट। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट के वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द का माहौल। तो ये क्या है? ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम जो है वो किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल्स की एंड बायोकेमिकल की, फिनोमिना की। फिनोमिना का वर्ड का मतलब बेटे आपने यहाँ पे नोट कर लेना है, ऐसी चीज़ें और वाकयात जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, उनको हम फिनोमिनल चेंजेस कहते हैं। जो इसके तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल्स को या फिर बायोकेमिकल, जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे वाकयात या रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको महसूस करते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? हम सोर्सेज को, मतलब के ज़राए जो होते हैं, रिएक्शंस को, अफेक्ट असरात को, एंड फेट। फेट का मतलब होता है रिजल्ट या फिर अंजाम जो होता है किसी भी केमिकल स्पीशी का एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोकेमिकल जो फिनोमिनाज हो रहे होते हैं और जो केमिकल फिनोमिनाज इस प्लैनेट के ऊपर होते हैं उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम ये स्टडी करते हैं के सोर्सेज क्या हैं, रिएक्शंस के, इफेक्ट के, एंड जो भी इफेक्ट्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जब वो एयर, सॉइल और वाटर इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल। अब कहते हैं विदाउट दिस, बगैर इसके ये हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा स्टडी करना अफेक्ट ऑफ ह्यूमंस के, इंसानों का क्या असर पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल, जो कि केमिकल रिलीज होते हैं। हम ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं, तो उनका क्या असर पड़ता है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कोज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ही हम आलूदगी के तमाम तरह डिफरेंट टाइप जो है पोल्यूशंस की, जैसे नॉइज पोल्यूशन, उन सब के हल भी हम इसी केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर ही हासिल करते हैं। तो आपने क्या करना है बेटे? सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद आपने लास्ट से यहाँ से लेकर इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ये इसकी इम्पोर्टेंस भी होगी, ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस भी हो जाएगी और ये इसका स्कोप भी हो जाएगा। ये आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटे एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो एनालिटिक का वर्ड है ये एनालिसिस से निकला है। तो यहाँ पर आपने जो है एनालिसिस वर्ड को अच्छे से समझना है। एनालिसिस का मतलब उर्दू में अगर हम देखते हैं तो एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया करने को, अब ये भी एक डिफिकल्ट वर्ड है तो बच्चों के लिए, तो तज्जिया का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बिग इंफॉर्मेशन है अगर हमारे पास, ठीक है, हम उसको, अब बिग इंफॉर्मेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते इस तरह, हम क्या करते हैं उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब उन पार्ट्स को हम अच्छे से जब स्टडी करते हैं तो हमें उस पूरी इंफॉर्मेशन का जो मेन जो है ना समरी है वो समझ आ जाती है, ठीक है। तो जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझना कि इस बड़ी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसको कहते हैं तज्जिया करना। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इस ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सब जो अशिया हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनका तज्जिया करते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसके अंदर हम चीज़ों को सेपरेट अलहदा करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं, डिटर्मिनेशन उनको मालूम करते हैं, उनकी किस चीज़ को मालूम करते हैं, कंसंट्रेशन मिकदार को, हर कंपोनेंट की, कंपोनेंट का मतलब हिस्सों को कहते हैं, प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग, मतलब कि किसी भी मटीरियल थिंग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों की कितनी मिकदार मौजूद है उसकी हम शनाख्त भी करते हैं, ठीक है, उसको हम मालूम भी करते हैं और उसको हम अलहदा भी करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो बुक की वर्डिंग थी, अब मैं आपको और आसान तरीके से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हो, ठीक है, आप लेबोरेटरी के अंदर जाते हो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो लेबोरेटरी वाला जो है डॉक्टर अक्सर आपको सीबीसी लिख कर दे देते हैं, कहते हैं कि सीबीसी करवा कर लाओ।
उसके अंदर वो क्या करते हैं बेटे, वो आपके ब्लड का एक सैंपल लेते हैं, इस तरह करके एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर वो है वो आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब ब्लड का सैंपल लेकर जब वो लैब में टेस्ट करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट जो कंपोनेंट, डिफरेंट हिस्से मौजूद हैं, कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, कितने WBCs वाइट ब्लड सेल्स हैं, कितने उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, कितने उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी चीज़ के अंदर मालूम करना है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कितनी मिकदार में मौजूद हैं, तो हमें किस ब्रांच को देखना पड़ेगा, हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाउ अ डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नफीस इंस्ट्रूमेंट टू एनालाइज द मैटर। आजकल के दौर में हम क्या कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, मॉडर्न यूज ऑफ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, आलात को इस्तेमाल करने के लिए, टू एनालाइज द मैटर, किसी भी मैटर को एनालाइज करने के लिए। अब आप एक मैं और एग्जांपल देना चाहती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। आप अक्सर देखते हो कि बेटे आप बहुत सारी जो मिल्क शॉप होती हैं वहाँ पर जब फूड इंस्पेक्टर जो है वो विजिट करते हैं तो वो उनके जो है ना जो पूरा उनके पास दूध का कंटेनर होता है, मिल्क का कंटेनर होता है, उसके अंदर से थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका जो दूध होता है वो सारा गिरा देते हैं। वो जो यूज़ कर रहे होते हैं ना वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वो जिस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि उस मिल्क के सारे कंपोनेंट को जो है वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करते हैं। जब वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो मिल्क है इसके अंदर कौन-कौन से जो है वो मस्नूई या फिर आर्टिफ़िशियल जो अज्ज़ा हैं वो मिक्स किए गए हैं। तो इस तरीके से वो किसी भी मैटर को एनालाइज़ कर लेते हैं। तो अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर उसके अंदर मालूम चीज़ों को मालूम करना है तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखेंगे। आपने बेटे ये सारा करना है, ये इसका नाउ अ डेज़ से इसका जो बेटे स्कोप आ जाएगा या फिर इम्पोर्टेंस आ जाएगी। और ये आपकी एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 2 का पार्ट 3 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेटे ये इसका आंसर है। लेकिन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल आपने सारा नहीं करना, आपने यहाँ से लेकर इट इन्वॉल्व सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बेटे जो वर्ड बायो में है, बायोकेमिस्ट्री में जो वर्ड बायो है इसका मतलब होता है लाइफ, मतलब कि जानदारों की बॉडीज के अंदर, जानदारों की बॉडीज के अंदर जितने भी कीमियाई अमल चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। कौन कौन से चल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं आपको समझाती हूँ। आप सांस लेते हो, सांस लेने के अमल को क्या कहते हैं बेटे, रेस्पायरेशन का अमल कहते हैं। सांस लेने के अमल को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल टूटता है और टूट कर हमें उससे एनर्जी देता है। फूड क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर उससे उसके अंदर से हमारे पास एनर्जी निकलती है। तो ये भी क्या है, ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। फूड जो है वो केमिकल वे में टूटकर हमें एनर्जी दे रहा है, तो इसलिए इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, उसके बाद इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस के जरिए जो है वो हम लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस, इसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। वाइटल प्रोसेसेस को, अहम अवामल को स्टडी करते हैं जो कि किसी भी जानदार के अंदर हो रहे होते हैं। Biochemistry provide insight into structure and function of molecules such as protein, carbohydrate, lipid कहते हैं फैट्स को, न्यूक्लिक एसिड, इन सारी चीज़ों को। तो बायोकेमिस्ट्री जो होती है ये हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह के फंक्शन जो हैं, किस किस तरह के काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझने से पहले बेटे मेरे ख्याल में आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने बस एक थोड़ी सी चीज़ समझ लेनी है, उसके बाद आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। आप
ये बेटे मैं आपको एक रफ सा एटम का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। ये हमारे पास एटम का क्या है, न्यूक्लियस, और उसके बाद ये उसके बेटे क्या है, शेल्स हैं, ठीक है। रैंडमली हम बना लेते हैं। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। बेटे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, और इसके वैलेंस जो आउटर मोस्ट जो है शेल्स हैं, इनके अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, इसी तरीके से एटम के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। अब इसको ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या करती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि एटम के इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी, ठीक है। ये आपने क्या करना है बेटे, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लर्न कर लेना है। बायोकेमिस्ट्री वाला बेटे टॉपिक आपने सारा करना है। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। बेटे न्यूक्लियाई और कोई चीज़ नहीं है, दो या दो से ज़्यादा जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पर एक न्यू चीज़ है समझने वाली, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब बेटे एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होता है प्रोटॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इन चीज़ों को अपने पास कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको पता है जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर जब ये एक दूसरे को धक्का देते हैं ना तो क्या होता है, न्यूक्लियस का बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर से कुछ एनर्जी को निकालता है, कुछ एनर्जी को निकालता है, और उस एनर्जी को हम जो है वो रेज कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी भी इसी को कहते हैं, और इसी फिनोमेना को यूज करके आजकल हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी चल रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मैनी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन किस किस में है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए हम कैसे जो है वो हम फसलों को बेहतर बना रहे हैं। मेडिसिन में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जरिए हम क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट 60 को यूज करके हम कैंसर का इलाज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में और रिसर्च में इसका काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट हम पॉलीमर केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बेटे पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत से, मर का मतलब होता है यूनिट। पॉलीमर का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मिलकर क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास क्या है, हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में क्या करते हैं, छोटी 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 ईंटें लगाते हैं ना ऐसे जोड़कर, और फिर उन ईंटों को जोड़ने से हमारे पास एक बहुत बड़ी सी दीवार बन जाती है, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे कि ईंटें, ईंटें क्या है, छोटे यूनिट्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा यूनिट जिसका नाम क्या है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर मेड, बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं बाय लिंकिंग, जुड़ने से, टुगेदर, एक दूसरे के साथ, अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है बुनियादी इकाइयों के, बुनियादी इकाइयों के एक दूसरे के साथ जुड़ने से जब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। हमारी बॉडी में अगर आप एग्जांपल देखो तो बेटे हमारे पास जो हमारी बॉडी में भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, जिसके अंदर नंबर 1 एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन आती है। बेटे प्रोटीन हमारी मसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, और ये जो प्रोटीन है बेटे ये अमाइनो एसिड्स के एक दूसरे के साथ मिलने से बनती है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस क्या करती है, गौर करती है ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर के ऊपर, मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर। मैक्रोमॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री जो है उसका फोकस किस पर है, खसूसियात पर, साख्त पर, और पॉलीमर के
के बनने के ऊपर इसका मेन फोकस होता है। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्रोटीन, सेलुलोज। प्रोटीन आपको मैंने बता दिया, गोश्त के अंदर भी प्रोटीन होती है। सेलुलोज जो होता है ये प्लांट्स के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है। इसको कलेक्टिवली डीएनए और आरएनए को कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नेचुरली अकरिंग, इनको हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जियोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, वसाइल, रिसोर्सेज का मतलब होता है वसाइल। तो वसाइल, रिसोर्सेज एंड मिनरल्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, इसका जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जमीन किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, उसके पास कौन कौन से वसाइल और मादनियात मौजूद हैं, इसको हम जियोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, मादनियात को जो है वो सर्च आउट करना, उसको कहते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन। Geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research. तो क्या है इसके अंदर, अपार्ट इसकी मिनरल्स को एक्सप्लोर करने, ढूंढने के अलावा इसको अब हम जियोकेमिकल मैपिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए। ये मैं अभी बेटे आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से इस जो है वो चीज़ के अंदर आएगा। अगर आप देखते हो, मैं आपको एक कुछ इमेज शेयर दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जियोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जगह पे जो ज़मीन होती है, उस उधर से हम क्या करते हैं, साइंसदान क्या करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से मट्टी, पत्थर और पानी के छोटे छोटे सैंपल, नमूने लेकर आते हैं। ठीक है, फिर उन नमूनों की लेबोरेटरी के अंदर बेटे जांच करते हैं। ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। उसको स्टडी करने के बाद डाटा की कंप्यूटर में प्रोसेसिंग। अब इस को जांच करने के बाद इसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है फिर बेटे, ये कंप्यूटर क्या करता है, उन सैंपल को एनालाइज करके उसका एक बड़ा सा नक्शा बना देता है और कलर उसको दे देता है। अब हर कलर जो है वो बताता है कि यहाँ पर कितनी मिकदार में फलां केमिकल या फलां एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, और इस तरीके से नक्शा आ जाता है। अब रंगों से क्या होता है, सुर्ख और ये सारे रंग जो है, सुर्ख रंग बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट इधर जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, नीला रंग बहुत कम को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नमूने लेने की जगह, अब ये देखो यहाँ पर आपको बेटा ये जो डॉट ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि हमने यहाँ से जब सैंपल कलेक्ट, यहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया है, यहाँ वाले सैंपल में ये चीज मौजूद है। जैसे कि ये वाला जो यहाँ से सैंपल फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट किया है, ये ब्लू है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हम सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, बहुत कम मिकदार में मौजूद है। और रेड जहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये जो यहाँ से हमने जब सैंपल कलेक्ट किया तो फॉलोइंग एलिमेंट जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था। इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, किसी भी जगह से सैंपल लेकर उसको मैप की शक्ल में दे देते, तो उसको हम जियोकेमिकल मैपिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भी कर सकते हैं। किसी इलाके की मट्टी, पत्थरों और पानी में मौजूद केमिकल अनासर का नक्शा बनाना जो है वो जियोकेमिकल मैपिंग कहलाता है। ठीक है, इसके जरिए हम इन्वायरमेंट को, माहौल के बारे में भी पता कर सकते हैं कि उसके अंदर आलूदगी का कितना लेवल मौजूद है। मिलिट्री के लोग भी यूज करते हैं इसको, हिस्ट्री में भी इसको यूज किया, हिस्ट्री की चीजों को मतलब कदीम जमाने की चीजों के बारे में पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और मेडिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका खुलासा क्या होगा, जियोकेमिकल मैपिंग से ये पता चलता है कि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन सा केमिकल कितनी % मौजूद है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब बेटे हम जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज, कोशिश करते हैं टू डिजाइन, बनाने के लिए, सिंथेसाइज और तैयार करने के लिए मेडिसन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, मतलब इंसानियत। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो इंसानियत की बका के लिए, फायदे के लिए मुख्तलिफ तरह की मेडिसन्स और मेडिसन्स को बनाने और डिजाइन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम ना सिर्फ मेडिसिन को बनाते हैं, बल्कि किस तरीके से हम उन मेडिसिन को डिस्कवर, दरियाफ्त करेंगे, ठीक है, उनको कैसे डिलीवर करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होंगी और फिर उनका हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों को हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज द केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन रेकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। बेटे इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सन है वो एक क्या है बेटे? वो एक स्टार है, ठीक है। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। एक स्टार और एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा स्टार मौजूद है। इन दो स्टार के दरमियान में जो जगह होती है वहां पर कुछ गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। उस स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। दो स्टार के दरमियान में जो जगह होती है जहां पर गैसेस या फिर गर्द गुबार मौजूद होता है उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इंटर मतलब दरमियान, स्टेलर मतलब स्टार्स के, ठीक है। तो इसके अंदर एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूल्स को, आयंस को। मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? जब दो एटम, फॉर एग्जांपल एक एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलता है ना तो उससे जो नई चीज बनती है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। आयन किसको कहते हैं? जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज करता है या फिर गेन करता है तो उससे वो आयन में चेंज हो जाता है, जो कि स्पेस के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये जो इंटरस्टेलर स्पेस मौजूद होती है दो स्टारों के स्टार्स के दरमियान, उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयन मौजूद होते हैं उनकी स्टडी जो है वो एस्ट्रो केमिस्ट्री में की जाती है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो है उसके रिएक्शन की अबंडेंस को भी देखते हैं। इन द यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर, एंड इंटरेक्शन, उनका क्या ताल्लुक है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं ये वाली स्पीशीज रेडिएशन के साथ, एनर्जी की रेज के साथ। तो आपने बेटे ये सारा नहीं करना। आप अगर ये वैसे तो शॉर्ट ही है तो आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक भी कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मजीद डीप करना चाहो तो यहाँ से इसका ये स्कोप बनता है। मैं आपको भी एस्ट्रोफिजिक्स जो है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसको यहाँ से पिक्चर्स के जरिए भी दिखाती हूँ कि कला से सबसे पहले आने वाली जो रोशनी होती है उसको वो कैच करते हैं, ठीक है। कैच करने के बाद फिर लैब के अंदर जो है वो उसको स्टडी करते हैं, फिर उसका डाटा कंप्यूटर पर तैयार करते हैं और फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। इन मालूमात की मदद से साइंसदान ये समझते हैं कि कला में कौन से केमिकल मौजूद हैं और वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या क्या काम वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है बेटे। अब आपने ये जो सारा है जिसके अंदर मैंने आपको ये निशान लगवाए हैं, आपने इतना ही करना है। इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। अब बेटे जो है ये हमारी ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई हैं। अब जो है वो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पे मार्क करवा देती हूँ। बेटे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इस वीडियो को गौर से देख लेना है, पोज करके जिस तरीके से भी आपने इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहले बेटे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक केमिस्ट्री का करना है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी बुक का ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का। सॉरी, ये केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है, कोई सी 3 वजूहात लिखें, ये इसका बेटे आंसर है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिर उसके बाद ये हाईलाइटेड पॉइंट में आपने इतना करना है, ये स्कोप है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटे यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। फिर इन कंपाउंड को हम खाद्य, अद्वियात, कैटलिस्ट, पिगमेंट, इनमें बहुत सारी ये एग्जाम्पल दी, आपने सारी नहीं करनी, कोई से 2 करके वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपने बेटे यहाँ से यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। जिसके अंदर बेटे ये जो है पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाली जो चीज़ें हैं इसको आप इसकी इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को बेटे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। फिर आपने तज्जियाती केमिस्ट्री बेटे सारा ही करना है, क्योंकि ये भी आपकी एक्सरसाइज क्या जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस की जाती है। तो असल में तो इसका आंसर है कि यहाँ से लेकर
यहाँ तक होता है, लेकिन आपने जो है तज्ज़ियाती केमिस्ट्री सारा ही करना है, ठीक है? और मैं आपको एक और बात इम्पोर्टेंट बता दूँ बेटे, ये जो ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री है, ये सिर्फ़ शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये पेयरिंग स्कीम के पेयरिंग स्कीम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके पार्ट ए जो है ना, उसका इसमें पार्ट ए का एक हिस्सा है, ठीक है? तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, एक पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का एक ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आएगा। तो आपने इसको भी लॉन्ग के फॉर्म में प्रिपेयर करना है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बायोकेमिस्ट्री वाला बेटे आपने सारा करना है, न्यूक्लियर भी सारा करना है, पॉलीमर भी सारा करना है, और जियोकेमिस्ट्री और बाकी सारी ब्रांचेस आपने पूरी करनी है। यहाँ से आपने कुछ भी कट नहीं करना, कन्फ्यूजन है तो, ठीक है? और इसी तरीके से अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।